गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए एक सीरीज चला रखी है जिसका ये 9th लेक्चर है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम कंप्लीट इकोनॉमी को देखेंगे। राजकोषीय वादा। आय में वृद्धि के कारण व्यक्ति की आय उच्च करों के स्लैब में आ जाती है, जिससे बढ़ी हुई आय पर जो टैक्स लगता है उससे सारी इनकम बफर स्टॉक। आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। फ्लोटिंग करेंसी। किसी वस्तु की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह स्वयं अपना मूल्य स्वयं निर्धारित कर ले, उसको हम फ्लोटिंग करेंसी कहते हैं। बुल एंड बियर। यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे बुल्स कहा जाता है, जबकि जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करता है उसे कहते हैं हम बियर्स। अब देखते हो दोस्तों, ये अवमूलन क्या होता है। किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर देना उसे हम मुद्रा का अवमूलन कहते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी जो भी मुद्रा है उसकी हमने वैल्यू घटा दी। मुद्रा संकुचन, जिसको कहते हैं डिफ्लेशन। जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती है, उत्पादन एवं व्यापार में भी कमी आ जाती है, साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, तो ऐसी अवस्था को मुद्रा संकुचन कहा जाता है, डिफ्लेशन कहा जाता है। हीनार्थ प्रबंधन। जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात आय कम होती है और व्यय जो है आय से ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा जारी कर पूरा किया जाता है। तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थात हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। राजकोषीय घाटा। सरकार की कुल आय और व्यय में जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। इसमें क्या होता है, जो आपकी आय है ये आपकी कम होती है और जो आपका व्यय होता है ये ज़्यादा होता है। जब आय कम और व्यय ज़्यादा हो तो उस समय जो कंडीशन आती है उसको कहते हैं हम राजकोषीय घाटा, जिसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। कुल राजस्व का हिसाब लगाने में उधारी को शामिल नहीं किया जाता। राजस्व घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण देखने को मिलता है। सरकार के खर्च को दो हिस्से, जिसमें पहला हिस्सा होगा पूंजीगत व्यय और दूसरा होगा राजस्व व्यय, इसमें बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंसिव जो है,
सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि करने वाले खर्च, जैसे पुल बना दिया, सड़क बना दी, तो ये आपके पूंजीगत व्यय कहलाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको इनका फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपने सड़क बनाई, अब सड़क बन गई तो ऐसा तो नहीं है बार बार बनेगी, पता चला सड़क 10 साल चली तो उस पर क्या होगा, 10 साल तक आप टैक्स लोगे। क्या लोगे? टैक्स, टोल टैक्स। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इनकम होगी। तो इस तरीके से आप कोई भी खर्च करते हो जिससे आपकी बाद में इनकम होगी, तो आपको कैपिटल एक्सपेंसिव कहलाता है। दूसरा होता है राजस्व व्यय। ऐसे कर्ज जिनसे ना सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और ना ही उन्हें कोई आय होगी। जैसे आपने क्या करा, जो आपने कर्मचारी लगा रखे हैं उनका वेतन दे दिया, जो वृद्ध लोग हैं उनकी पेंशन दे दी, कोई आपने योजना चला दी, तो इस तरीके के व्यय जो है ये आपके राजस्व व्यय कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं स्टैगफ्लेशन, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी की स्थिति भी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, और जब आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अब देखते हैं राइट शेयर। किसी कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों को क्रय करने का पहला अधिकार वर्तमान शेयर होल्डर को होता है। वर्तमान शेयर होल्डर के इस अधिकार को पूर्ण क्रय का अधिकार कहा जाता है, तथा इस अधिकार के कारण इसे जो शेयर प्राप्त होते हैं उसे राइट शेयर कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए के तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। नियामक कानून भी बनाए जाते हैं। सब्सिडी और कोटा आदि को सरल किया जाता है। इसका एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन दो देशों के बीच यह संधि होती है उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाले व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे व्यक्ति पर नहीं टाल सकते। उदाहरण जैसा आयकर, जिस व्यक्ति पर इनकम टैक्स लगता है वो खुद देता है, निगम कर, संपत्ति कर इत्यादि। अप्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जिसे सामान और सेवाओं पर लगाया जाता है। ऐसे कर को ही अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। यहाँ कर का बोझ एक स्थान से दूसरे स्थान पे डाला जा सकता है, अर्थात यह करदाता और टैक्स बेयर अलग अलग होते हैं। इसमें पहले व्यक्ति से कर करदाता को जाता है, फिर करदाता उस कर को सरकार को दे देता है। जैसे आप बिस्किट लेते हो, जैसे आप बिस्किट लेके आते हो तो उस पर क्या है, जैसे 10 रुपये गया तो उस पर लिखा होता है कि 10 रुपये में से जो 1 रुपये है वो आपका टैक्स का जाना है, 10 में से 1 रुपया टैक्स का जाना है। तो वो क्या, वो आप देते हो दुकानदार को दे देते हो, दुकानदार अपना उसको पे कर देता है। ठीक। अब देखते हैं प्रगतिशील कर, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रगतिशील कर ऐसा कर होता है जिसे आय बढ़ने के साथ साथ उसकी दर भी बढ़ती रहती है। प्रतिगामी कर, जिसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। प्रतिगामी कर एक समान रूप में लागू होने वाला एक कर है जो उच्च आय वाले आयकर्ताओं की तुलना में कम आय वाले व्यक्ति पर अत्यधिक भार डालता है। अब देखते हैं लोफर वक्र, जिसको कहता है लोफर कर्व। इसे 1774 में अर्थशास्त्री आर्थर लफर द्वारा विकसित किया गया था। लोफर वक्र कर की दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स कर्व, इसे 1958 में अर्थशास्त्री विलियम फिलिप्स द्वारा विकसित किया गया था। यह बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच इनवर्स संबंध को दर्शाता है। अब देखते हैं कुजनेट्स वक्र। इसे 1950 में अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स द्वारा विकसित किया गया था। यह आर्थिक विकास और असमानता के बीच संबंध को दर्शाता है। आर्थिक विकास शुरू में आर्थिक असमानता की ओर जाता है, किंतु बाद में असमानता में कमी आने लग जाती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। क्या देखते हैं? मुद्रा एवं बैंकिंग। सबसे पहले हम देखते हैं जो IIP होती है, इसको जारी करते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जो होता है WSI, इसको कहता है
वाणिज्यिक मंत्रालय, और जो एग्जिम बैंक होते हैं इसको रेगुलेट करते हैं वाणिज्य मंत्रालय, और जो एमएसपी है इसको लेके आते हैं सीसीईए, जो आता है किसके सुझाव पे, ये आता है सीएसीपी के सुझाव पर। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आरबीआई पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। दोस्तों जो हमारा पिछला लेक्चर था इन्फ्लेशन हमने वहाँ पर देख लेता, फिर देखेंगे बैंकिंग व्यवस्था, और उसके बाद देखेंगे शेयर मार्केट। दोस्तों ये सब जानने से पहले हम एक संस्था के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक संस्था होती है जिसको कहते हैं FSDC, जिसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो दोस्तों ये जो बनी थी ये 2010 में बनी थी। ये जो है केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और इसका जो कार्य है, इसका कार्य होता है वित्तीय संस्थाओं के समन्वय को बढ़ाना, साथ में विवादों का निपटारा करना। अब ये कौन कौन सी संस्थाएं जिनका ये विवादों का निपटारा करता है, जैसे आरबीआई हो गया, IRD हो गया, सेबी हो गया, FMC हो गया, और PFRD हो गया। चलो इन्हें आगे समझेंगे, पहले देखते हैं वित्तीय बाजार जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों इसमें दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। पहले देखने को मिलती है मुद्रा बाजार, दूसरा होता है पूंजी बाजार, जिसको कहते हैं मनी मार्केट, माफ कीजिएगा मनी मार्केट। दूसरा होता है आपका कैपिटल मार्केट। तो दोस्तों जो आपकी मनी मार्केट होती है, इसमें जो आपको लेन देन है ये अल्पकालीन समय के लिए होता है, एक छोटे समय के लिए होता है। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का लेन देन होता है। इसमें केवल और केवल मुद्रा का ही लेन देन होता है। इसका जो बाजार होता है, इसका बाजार होता है बैंक है, और जो इसको रेगुलेट करता है ये करता है आरबीआई। कौन रेगुलेट करता है? मुद्रा बाजार को आरबीआई करता है। अब देखते हैं पूंजी बाजार। जो इसमें लेन देन होता है ये लंबे टाइम के लिए होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से लेन देन होता है। इसका बाजार जो शेयर मार्केट होता है, क्या होता है? शेयर मार्केट होता है, जहाँ पे शेयर की एक्सचेंज या बेचा या खरीदा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है लेन देन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो इसका रेगुलेटिंग बॉडी है इसका है सेबी। कौन है? सेबी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जो हमने अभी पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको कहते हैं शॉर्ट में FSDC। इसके भागीदार कौन कौन है? तो सबसे पहले इसका भागीदार है आरबीआई। आरबीआई की जो स्थापना है 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ये जो है बैंकिंग क्षेत्र के एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। दूसरा आता है आपका IRDA। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, और इसका मुख्यालय है जो हैदराबाद में। ये बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है। इसके बाद आती है PFRDA, जिसकी फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है मुंबई में है। इसका कार्य है पेंशन, जितने भी पेंशन सरकारी विभाग वाले लोगों को दी जाती है रिटायर होने के बाद, तो सभी की देखरेख यही करती है। फिर आता है आपका सेबी, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 को। कहाँ पे? मुंबई में। ये शेयर मार्केट में सबसे बड़ी संस्था है। फिर देखते हैं हम FMC। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में। इसका कार्य क्या है? जितने भी जीन्स होते हैं, जीन्स मीन्स जेम्स, जैसे मोती, हीरे, उसकी देखरेख करना, ये उसमें सबसे बड़ा बाजार होता है। तो दोस्तों सरकार ने क्या करा, 2005 में सेबी को और FMC को मर्ज कर दिया। किसमें? सेबी में मर्ज कर दिया। जो सेबी का काम होता था, इसको होता था इक्विटी एक्सचेंज, और जो FMC का काम होता है कमोडिटी एक्सचेंज होता था, जिसमें सोना, चांदी, पेट्रोलियम इत्यादि चीज़ें आती थी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये भारत का केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक है। इससे पहले जो भारत का केंद्रीय बैंक था ये था इंपीरियल बैंक, जो 1955 में SBI बन गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। इसकी जो स्थापना ये हिल्टन यंग योजना जो 1926 में आई थी उसके तहत की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1934 में। कब? 1934 में की गई थी। और इसका जो
एक्ट बनाया गया था, ये बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 को, कहाँ पे, कलकत्ता में। 1937 में मुंबई इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पाकिस्तान म्यांमार का केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करा है जब तक वो देश स्वतंत्र नहीं हो गए। इसका जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, ये 1 जुलाई से 30 जून होता है। कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून होता है। दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया है, ये किया गया था 1 जून 1949 को। इसमें कुछ सदस्य जो होते हैं, इनका जो इसमें होता है, एक प्रमुख गवर्नर होता है, ठीक, जो इसका पहला प्रमुख गवर्नर था, ये थे सर ओसबर्न फर्स्ट। और जो उसके पहले सीईओ थे, ये थे देशमुख, ठीक है, जो भारतीय थे। और ऐसे व्यक्ति जो इसके सीईओ भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो ये थे देशमुख और आपके मनमोहन सिंह। दोस्तों इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, इसमें सदस्य होते हैं टोटल 21, जिसमें एक गवर्नर होता है, 4 इसके उप गवर्नर होते हैं, 4 जो इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख होते हैं, 2 जो होते हैं इसके वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं, और 10 जो होते हैं इसमें डायरेक्टर होते हैं। टोटल कितने व्यक्ति होते हैं इसमें? टोटल व्यक्ति होते हैं इसमें 21। कितने होते हैं? 21। चलिए अब देखते हैं आरबीआई के कार्य क्या है। अकॉर्डिंग आरबीआई एक्ट, ठीक, 1934 के तहत, तो सबसे पहले इसका कार्य मौद्रिक नीति करता है, ये मुद्रा संबंधी कार्य भी करता है, सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करता है और बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है, साथ में ये विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्य भी करता है। तो सबसे पहले देखते हैं मौद्रिक नीति, जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों इसका काम होता है मूल्य स्थिरता लाना। क्या करना? मूल्य स्थिरता लाना इसका कार्य होता है। ये मूल्य स्थिरता कैसे लाता है? बाजार में तरलता संतुलन करके, अर्थात जो बाजार में कैश फ्लो कर रहा है उसको संतुलित करके, उसको बैलेंस करके ही करता है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं जो आपकी मुद्रास्फीति है वो क्या है। ना तो ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए, दोनों स्थिति समान होनी चाहिए, ठीक। मुद्रा की उपलब्धता व वस्तु आपूर्ति मुद्रास्फीति का कारण होता है। क्या होता है? मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? मुद्रा की उपलब्धता, जब आप पे पैसे बहुत ज़्यादा हो जाए और वस्तु आपूर्ति भी अत्यधिक हो रही हो, तो क्या होगा? वहाँ पे मुद्रास्फीति आ जाएगी। दोस्तों अगर 4% से अधिक मुद्रास्फीति है, ठीक, माफ़ कीजिएगा, मुद्रा आ जाए, तो क्या होगा? आपकी मुद्रास्फीति होगी। और अगर 1% से कम है तो इसको कहेंगे हम मुद्रा अपस्फीति। जब इन्फ्लेशन रेट जो आपका 40% से अधिक हो जाए तो उसको कहेंगे इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहेंगे। और जब 1% से कम हो तो उसको कहेंगे हम डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन बोलेंगे, मुद्रा अपस्फीति बोलेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मौद्रिक नीति के तहत उपाय क्या क्या है। तो जो आपका मूल्य स्थिरता है, ये बाजार में मुद्रा होनी चाहिए। अगर बाजार में मुद्रा है तो मुद्रा स्थिरता जब भी आ पाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं मात्रात्मक उपाय, जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, और ये क्या है आपका गुणात्मक, जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मात्रात्मक उपाय। बाजार में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा या तरलता सुनिश्चित करना। इसमें कैसे कर सकते हैं आप? ऋण कृषि में नहीं, उद्योग में दो, साथ में शिक्षा में, नौकरी में देने वाले ऋण, ठीक है। कैसे कैसे? जैसे अगर आप लोन दे रहे हो, ठीक है, आपने लोन दिया क्या में? कृषि में दे के आपने उद्योग में दिया, ठीक, शिक्षा में, नौकरी के लिए दिए, तो इस तरीके से देंगे तो क्या है? मात्रात्मक है, ठीक। जो गुणात्मक होता है ये आपका कैसे होता है? जब आपको मुद्रा की या तरलता की दिशा को बदलना होता है, तो जब आप गुणात्मक उपाय करते हो। चलिए देखते हैं हमारे जो मात्रात्मक उपाय क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा CRR, फिर आता है SLR, फिर आता है RR, फिर RRR, फिर MSF, फिर होता है आपका बैंक रेट, और सबसे एंड में आता है OMO, जिसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम CRR, कैश रिजर्व रेशो। दोस्तों ये क्या? 4% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह वह पार्ट होता है जो RBI के पास नकद के रूप में होता है। किसके पास? RBI के पास नकद के रूप में होता है, जो 0 से 15% तक हो सकता है। दोस्तों ऐसे समझिए आप, कैश रिजर्व रेट।
तो दोस्तों ये इसलिए दिया जाता है आरबीआई के पास, इसलिए जमा किया जाता है कि अगर कल को बैंक को कोई दिक्कत हो जाए तो आरबीआई उस बैंक की हेल्प कर सके। किस बैंक की? कॉमर्शियल बैंक की। अब दूसरा होता है SLR, जिसको कहते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेट। तो दोस्तों ये है 0 से 40% हो सकता है, जो वर्तमान का लगभग 20% है। बैंक अपने पास जो रखता है उसको हम SLR कहते हैं। अब दोस्तों बैंक क्या करता है, बैंक के पास जो है लोग आते हैं, पैसे जमा भी करते हैं, पैसे निकालते भी है। सपोज करो बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो वो जनता को कैसे देगा, समझ लो। तो इसलिए क्या होता है, बैंक के पास अपना एक निश्चित पूंजी होती है जिसको वो डेली अपडेट करते रहते हैं, ठीक। फिर आता है रेपो रेट। ये क्या होता है दोस्तों, इसके तहत क्या होता है, मौद्रिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण एक टूल है जो 6.25% बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। कौन देता है? तो दोस्तों ये लोन देता है आरबीआई। और जब आरबीआई लोन ले कॉमर्शियल बैंक से तो उसको कहते हैं रेपो रिवर्स रेट, ठीक। फिर होता है आपका MSF, इसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चलो इसको आगे देखते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका बैंक रेट। सबसे कम उपयोग इसका किया जाता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, लंबे समय के लिए दिया जाता है। लोन के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले ये देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। तो दोस्तों अभी जो प्रेजेंट में है ये लगभग 7% के आसपास है और इसको जो है मई 2011 से जोड़ा गया है। ये सबसे नया है। आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब बैंकों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, लगभग 48 घंटे के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए दिया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं आपातकालीन ऋण। क्या कहते हैं इसको? इसलिए इसको आपातकालीन ऋण भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे कस्टमर होते हैं, बैंक होते हैं और आरबीआई होता है। तो दोस्तों जब बैंक, माफ़ कीजिएगा, जब कस्टमर बैंक में पैसे जमा करता है, जब कस्टमर बैंक में पैसे जमा करता है तो उसको क्या मिलता है? उसको सेविंग रेट मिलता है, ठीक। और करंट अकाउंट होता है तो उस पर कोई रेट मिलता है, ठीक, ब्याज मिलता है। और या जब हम एफडी कराते हैं तो उस पर कोई ब्याज मिलता है। किंतु जब बैंक कस्टमर को देता है तो उससे क्या करता हो, तो बेस रेट लेता है, ठीक। DRI होता है, PLR होता है, MCLR होता है। दोस्तों ये सब क्या होते हैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब आरबीआई जो है, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो क्या देता है वो? बैंक रेट पे देता है, रेपो रेट पे देता है और MSF पे देता है। किंतु जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो वो किस पे लेता है? वो लेता है RRR पे, रिवर्स रेपो रेट पे। किस पे? रिवर्स रेपो रेट पे लेता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कॉल मार्केट। क्या देखते हैं? कॉल मार्केट देखते हैं। एक होता है मिबोर, एक होता है मिविड, एक होता है लिबोर, एक होता है फिबोर, एक होता है तिबोर। तो सबसे पहले देखते हैं मिबोर क्या है। इसको कहते हैं मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ऐसा मानो कि बैंक को जब ऑफर दिया जाता है, एक रेट के लिए ऑफर दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम मिबोर, ठीक। और जब क्या होता है, जब उसमें बिड लगती है, क्या लगती है? बिड। जब बिड लगती है तो उसमें कहते हैं मिविड। क्या कहते हैं? मिविड कहते हैं। किसको कहते हैं मिविड? ये है आपका मुंबई इंटर बैंक बिड रेट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे L से लंदन हो जाएगा, F से फ्रांस हो जाएगा और T से ताइवान हो जाएगा। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं जो हमने पढ़ा था भी कि बेस रेट क्या होता है, MCLR क्या होता है, PLR क्या होता है, DRI क्या होता है। और तो दोस्तों देखते हैं बेस रेट। इसमें क्या होता है, न्यूनतम ब्याज दर जो है निर्धारित कर दी जाती है कि इससे कम तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये स्टार्ट किया गया था 2010 से। इससे क्या हुआ, बैंकों की जो मनमानी थी उसको रोक दिया गया। बैंक रेट माफ़ कीजिएगा बेस रेट और MCLR दोनों को जो है अप्रैल 2018 से लिंक्ड कर दिया गया है। कब से? अप्रैल 2018 से लिंक्ड कर दिया गया है दोनों को। अब देखते हैं MCLR, जिसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट।
तो दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है आपका जो PLR होता है, इसी पर निर्भर होता है, जिसमें कहते हैं कि रेफरेंस दर होती है ये, अर्थात लागत क्या है और लागत ग्राहक के अनुसार कितनी है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू 10 दिन के लिए आपने क्या है बैंक दर कम कर दी, वह ज़्यादा दिनों के लिए होगा तो उसमें आप ज़्यादा कर देंगे। क्या करोगे, अगर कोई आपसे कोई कस्टमर 10 दिन के लिए लोन लेना, तो आप क्या होगे, चलो भाई एक काम करो तुम 3% पे दे दो। अगर 10 दिन से ज़्यादा ले रहे तो आप बोलोगे भैया 5% लेंगे हम तुमसे, कितने 5%। तो इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, घर के लिए अलग होती है। अगर आप होम लोन लेते हो तो ये घर के ये अलग दिया जाएगा। और ये स्टार्ट जो होता है, ये स्टार्ट हुआ था 2015 से। कब, 2015 से हुआ था। चलो अब देखते हैं PLR, जिसको कहते हैं प्राइम लैंडिंग रेट। अपने अच्छे ग्राहक को अच्छे दर पर ऋण दिया जाता है, साथ में उसको पैराइटी भी दी जाती है। जैसे एग्जांपल, अगर अंबानी पहुंच जाए तो उसको कहेंगे सर जी आ जाइए आप 2% पे ले लीजिए। टाटा पहुंच जाए उनको भी ऐसा बोला जाएगा, चलो ठीक है आप 2% दे देना। और अगर हमारे जैसा आदमी पहुंच जाए तो उनको 5 या 6% पे दिया जाएगा। अब देखते हैं DRI, जिसको कहते हैं डिफरेंस रेट ऑफ इन्वेस्ट। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। वरीयता प्राप्त क्षेत्र पर कम ऋण दर दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्रीकल्चर के लिए लेते हो आप, एजुकेशन के लिए लेते हैं, जहाँ लाभ की संभावना कम हो और सरकार चाहती है पूंजी जाए, इसलिए इसको लाया गया है। लगता है कि भाई यहाँ पे लाभ तो नहीं होगा लेकिन लोगों के पास पूंजी जानी चाहिए, लोगों का विकास हो, तो इसलिए ये वाली रेट लाई गई थी, जिसको कहते हैं DRI। अब देखते हैं ट्रेजर लोन। RBI माफ़ कीजिएगा, SBI द्वारा ज़्यादातर किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है SBI के द्वारा। ये आपको एक डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाएगा। किस पे, डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाएगा, जो आपके प्राइम लैंडिंग रेट से भी कम होगा। नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। और जब NPA ज़्यादा हो, जब आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होती है वो ज़्यादा हो, तो जब इसको दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आवासीय आदि में कुछ समय के लिए दे दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं OMO, जिसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाएं होती है, सरकारी प्रतिभूतियों को इसमें खरीदते और बेचते हैं। ये जो है रेगुलेटेड जो है RBI द्वारा की जाती है। ठीक, इसको गिल्टेज मार्केट कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूंजी बाजार का भाग। किसका भाग है, ये पूंजी बाजार का ही एक भाग है। इसमें जो जोखिम होता है वो शून्य निवेश में होता है। आप अगर शून्य निवेश करोगे तो वहाँ पे भी आप जोखिम ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सरकारी प्रतिभूति, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो सबसे पहले इसमें आता है ट्रेजरी बिल। केवल केंद्र सरकार द्वारा ही इसको जारी किया जा सकता है। राजकोष से घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज माफ कर दिया जाता है। ये एक तरीका का ऋण पत्र होता है। RBI द्वारा इसको बेचा जाता है। बैंक व अन्य खरीद सकते हैं इसको, और फिर आप इसको SLR के रूप में या फिर LAF के रूप में भी कर सकते हो। ऋण प्राप्त आवश्यकता के अनुसार सरकार द्वारा इसको जारी किया जाता है। सरकार को लगता है कि हमें इतना लोन चाहिए तो उसके हिसाब से इसको लाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो कि भाई आपको तुरंत चाहिए तदर्थ, ठीक, और एक चाहिए आपको नियमित कुछ समय के लिए। तो तदर्थ वाला जो था ये 1997-98 में ख़त्म कर दिया गया था। और जो कुछ समय के लिए चाहिए नियमित TB, ठीक, ये क्या है, आपके 91 दिन के लिए हो सकते हैं, 182 दिन के लिए हो सकता है, और आपके ये 364 दिन के लिए हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो 100 रुपये का आपका होता है तो आपको सिर्फ 94 रुपये मिलेंगे, और जब वापस करोगे तो आपको पूरा 100 रुपये देना पड़ेगा। तो इसमें क्या मानो 6 रुपये जो है आपका इंटरेस्ट है। ये ब्याज नहीं होता, चार्ज लगता है। इसमें ब्याज नहीं बोला जाता, इसमें चार्ज बोला जाता है। ठीक, ये इसका चार्ज होता है। अब देखते हैं बॉन्ड या डिवेंचर क्या होते हैं। ये एक तरीके के ऋण पत्र होते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इसको लाया जाता है। जैसे कर्ज माफ करना किसानों का, या फिर आपको कोई भी संरचनात्मक विकास करना है उसके लिए। इसकी अपनी एक ब्याज दर होती है। बॉन्ड जारी करने वाली संस्था ऑथोराइज्ड कैपिटल रखती है। ये सरकारी या गैर सरकारी कैसे भी हो सकते हैं।
तो देखते हैं सरकार द्वारा जो होते हैं, तो ये दो प्रकार, ये केंद्रीय राज्य हो सकते हैं। एसएलआर में ऐसे ही रख सकते हैं, कैसे, इसको एसएलआर में रख सकते हैं, ठीक। एक दूसरा होता है आपका एनजीओ वाले या एनटीपीसी वाले, एसएलआर में नहीं रखते इसको, क्योंकि इन पर लोन होता है, क्या होता है, इन पर लोन होता है, तो इसलिए इसको हम एसएलआर में नहीं रख सकते। अब आगे देखते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं एनएससी, किसान विकास पत्र, बचत इसमें ज़्यादा होती है, ठीक, के लिए सरकार द्वारा ये टैक्स फ्री कर दिए जाते हैं। ये जो है आपके स्टेट डेवलपमेंट लोन, सरकारी प्रतिभूतियाँ, इसे एसएलआर में रख सकती है, किसमें, सरकारी जो भी प्रतिभूति है इसको एसएलआर में रख सकती है। अब देखते हैं आगे नोट, मौद्रिक नीति के सभी उपकरण तरलता, जिसको नकद भी कहते हैं, के अपोजिट होते हैं। सभी उपकरण ब्याज दर के समानुपाती होते हैं, कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। चलिए अब देखते हैं कठोर मौद्रिक नीति। अगर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा टफ है, उसमें आपने प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो क्या होगा, सभी टोल जो बढ़ जाएंगे, ब्याज दरें बढ़ेगी, और साथ में क्या है, बाजार में जो भी नगद है, जो कैश है, वो कम हो जाएगी, ठीक है, वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। दूसरा होता है सरल मौद्रिक नीति या उदार मौद्रिक नीति। इसमें क्या होता है, सभी टोल को कम कर दिया जाता है, डाउन कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ब्याज दरें कम कर देते हैं। जब ब्याज दरें कम करते हैं तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा पहुँचते हैं, क्योंकि पहले लोगों को 7% लोन इंटरेस्ट देना पड़ा था लोन पे, अब देना पड़ रहा है 5। तो क्या होगा, अब लोग पैसा खरीदेंगे तो मार्केट में पैसे ज़्यादा पहुँचेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं आरबीआई के निर्णय के अनुसार, किसके, आरबीआई के निर्णय के अनुसार जो एमएसएफ होता है ये सबसे ज़्यादा होगा, और जो आरआर होता है, रेपो रेट होता है, ये उससे कम होगा, और जब ट्रिपल आर होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ये सबसे कम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आरबीआई जो है कभी कभी ही लोन ले पाती है, वरना हमेशा जो है कॉमर्शियल बैंक के लोन लेते रहते हैं, इसलिए जो है ट्रिपल आर हमेशा कम रहता है। चलिए दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं एलएएफ, जिसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसकी जो शुरुआत है 2000 से स्टार्ट किया गया था, 2000 से इसको स्टार्ट किया गया था आरबीआई द्वारा शुरू बैंकों के लिए, किसके लिए, बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक। ये क्यों लाया गया था, क्योंकि दैनिक आधार पर बैंकों के पास साख तरलता समायोजन करने के लिए, इसमें जो था रेपो का प्रयोग करके ले सकते थे, और ट्रिपल आर का प्रयोग करके आप दे भी सकते थे, ठीक। गिरवी के रूप में सरकारी प्रतिभूति रखते हैं। अगर आप गिरवी के रूप में क्या रखोगे, तो आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे क्या आप गिरवी के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को रखते हैं। मौद्रिक नीति के गुणात्मक या चयनात्मक उपाय, वरीयता प्राप्त क्षेत्रों के लिए, जैसे कृषि, लघु उद्योग, शिक्षा, ईडब्ल्यूएस, आवास, इसमें क्या है, प्रॉफिट कम होता है। जैसे क्या होता है, शराब वाला किसी भी ब्याज दर पर शिक्षा नहीं, ठीक, शिक्षा के लिए नहीं दिया जाएगा, ये शिक्षा के लिए नहीं दियोगे आप, अगर आप किसी को ठेके के लें तब दे दोगे, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है। यहाँ पे क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं उनके लिए होता है। इनमें सब्सिडी देती है सरकार लोन में, क्या देती है, सरकार लोन में सब्सिडी देती है, किसको, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। इसमें क्या होता है, सीपीआई जो इन्फ्लेशन ये बढ़ जाती है, मांग बढ़ती है, नगद भी ज़्यादा हो जाता है, बैंक रेट कम हो जाता है, और जो सीआरआर है ये भी आपका कम हो जाता है। मुद्रास्फीति को राष्ट्रीय आय डिफ्लेटर में मापा जाता है, किस में नापा जाता है, डिफ्लेटर में नापा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कर्ज का कोटा तय करना। इसमें क्या करते हैं, कर्ज का कोटा तय कर देते हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र है तो कह दिया भैया आपको जो यहाँ पे आपको 40% तक आपको यहाँ पे लोन देना पड़ेगा। जैसे एमएसएमई जो छोटे उद्योग वाले लोग होते हैं उनको देना है। जैसे इसमें दूसरा क्या होता है, विभेदात्मक ब्याज दर, वरीयता प्राप्त क्षेत्र के लिए ब्याज दर कम रहेगी। जैसे क्या होता है, डीआरआई पर, पीएलआर पर नहीं दी जाएगी। एग्जाम्पल है, किसानों को 3 वर्ष तक ब्याज दर कम दी जाएगी, अगर वो कर्ज वापस नहीं करते तो उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो इसमें होता है, ये होता है इसमें, ठीक। औद्योगिक व आधारित विकास के लिए दिया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 1996 में गांधी जी, जो गांधी जी वाले नोट थे, ये वाली श्रृंखला शुरू की गई थी। कब की गई थी, 1996 से। अब देखते हैं विमुद्रीकरण।
क्या देखते हैं, विमुद्रीकरण, जब नोटों को बंद कर देते हो। तो ये क्या, आरबीआई एक्ट 1934 में, ठीक, सेक्शन 26 के तहत करते हैं। प्रचलित मुद्रा की वैधता को समाप्त कर देते हैं। सरकार की रजामंदी पर ही यह होता है। तो ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? भारत में 3 बार हुआ है, 1940 में, 1978 में और 8 नवंबर 2006 में, माफ़ कीजिएगा 16 में, 2016 में, ठीक। 2016 में क्या करा सरकार ने, 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया। इसका उद्देश्य होता है नगद में रखे काले धन का समाप्त करना। क्या होता है? नगद में रखे काले धन को समाप्त करना। जो दोस्तों डॉलर होता है ये आपकी हार्ड करेंसी है, और जो भारत की रुपये है ये सॉफ्ट करेंसी है। कैसी है? सॉफ्ट करेंसी है भारत के रुपये। अब देखते हैं मुद्रा का अवमूलन, जिसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, जानबूझकर घरेलू मुद्रा के रुपये को विदेशी मुद्रा की तुलना में कमज़ोर कर दिया जाता है, उसका मूल्य कम कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, भुगतान संतुलन के लिए अच्छा माना जाता है, जिससे आयात निर्यात में जो समन्वय है वो बन जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो विदेशी मुद्रा भंडारण जो आरबीआई का हमारे पास कितना है, ये है 420 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें विदेशी मुद्रा 90%, गोल्ड 4% और SDR जो है 2.5% है। IMF के पास भारत का जो जमा है ये 2.5% है। विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदारियों के लिए ऐसा करते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। अंतिम वस्तु क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। वस्तु की ऐसी मध्य प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रिया में किसी चरण से गुजारना संभव ना हो अथवा जिनके पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसी वस्तुओं को अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। उपभोग की वस्तुएं कौन सी होती है ये देखते हैं। अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग की गई वस्तुएं अथवा उपभोग की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं उपभोग की वस्तुएं कहलाती है। इसमें सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं देखते हैं क्या होती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका क्रय उपभोक्ताओं की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है। चलिए हम देखते हैं। ये आपका, ये जैसा उल्टा से, ये आपका भारत है, ठीक। अब इस जो क्षेत्र है ये आपका पूरा क्षेत्र है, इसमें कोई भी व्यक्ति रहता हो, चाहे वो आपका इंडियन हो, चाहे वो आपका विदेशी हो, अगर यहाँ पे कुछ भी कमाई हुई है, ठीक, कुछ भी कमाई हुई है किसी भी प्रकार की, तो सभी ये इसमें शामिल होगी, क्योंकि ये आपके पूरे भारत का है, डोमेस्टिक है, पूरे भारत का है, इसीलिए इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। किंतु जब इसमें से आप विदेशी को माइनस कर दोगे, ठीक है, ठीक, और भारतीयों को क्या प्लस करोगे, ठीक, विदेशियों को माइनस करोगे, और साथ में जो भारतीय विदेश में कमा रहे हैं, जो विदेश में कमा रहे हैं, उसको हम बोल देंगे NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए आगे देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, किसी भी देश में एक निश्चित समय में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, जिसमें होता है GNP माइनस, माफ कीजिएगा, GNP बराबर GDP प्लस विदेशों से कुल शुद्ध आय, जिसमें आयात निर्यात सब हो, ठीक, उसको कहते हैं हम GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको कहते हैं नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश
के पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन को घटाने पर प्राप्त राशि, इसे निवल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी से लागत के मूल्य में होने वाले मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय या एनएनपी कहा जाता है। तो दोस्तों एनएनपी निकालते कहते हैं, तो ये निकालते हैं जीएनपी में से मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। अब देखते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी में क्या अंतर है। जीडीपी और जीएनपी दोनों अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पादन और आय को दर्शाते हैं। जीडीपी सभी घरेलू उत्पादों का मापन करता है, चाहे उसकी उत्पादन इकाइयों की राष्ट्रीयता कोई भी हो। जीएनपी एक क्षेत्र की राष्ट्रीयता के द्वारा उत्पन्न आउटपुट के मान का मापन करता है। जीएनपी में देश या विदेश से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ा जाता है, जबकि एनएनपी में लगने वाली लागत में होने वाली कमी को घटाया जाता है। जीएनपी में आयात और निर्यात के स्थान पर विदेशी आय शामिल की जाती है। जीडीपी घरेलू उत्पादन के स्तर को प्रदर्शित करता है, जबकि जीएनपी किसी भी व्यक्ति या किसी देश के निगम में उत्पादन के स्तर को बताता है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, उत्पादन और उनमें होने वाली वृद्धि को राष्ट्रीय आय से जोड़ देता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए और उत्पादन को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय आपको प्राप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता, तो सबसे पहले उसमें हम विदेशों से जो भी हमें गिफ्ट मिलेंगे वो शामिल नहीं करेंगे। जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है इसको शामिल नहीं करेंगे। कोरोना वायरस पीड़ितों को सहायता जो प्रदान की गई थी सरकार ने उसको शामिल नहीं करेंगे। किसी होटल द्वारा सब्जियां खरीदना उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि होटल का कार्य सब्जी खरीदना नहीं है, सब्जी को बना के पका के बेचना है। किसी कारखाने द्वारा बिजली बिल का भुगतान करना, क्योंकि कारखाने का कार्य बिजली का नहीं है, क्योंकि कारखाना जो है आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के देगा। गृहिणियों द्वारा घरेलू काम करना, अपने किचन गार्डन में घरेलू तरीके से सब्जियां उगाने जैसी आराम की गतिविधियां। कार खरीदने के लिए दोस्त को दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्त करना, इसको शामिल नहीं करेंगे। विदेश में काम करने वाले अपने बेटे से एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया धन, इसको शामिल नहीं करेंगे। राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधियाँ है ये कौन कौन सी है, चलो देखते हैं। उत्पादन विधि जिसको कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। दूसरी होती है आपकी आय विधि जिसको कहते हैं इनकम मेथड। तीसरी होती है व्यय विधि जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने में उत्पादन विधि, आय विधि तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो ये कैसे निकलती है, ये होती है आपकी, जब हम लैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रेंट। लेबर को आपको देनी पड़ती है मजदूरी। कैपिटल में मिलता है आपको इन्वेस्टमेंट। और जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या होता है, उसको होता है प्रॉफिट। क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। जो हमारा बेसिक प्राइस है ये क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। क्या होता है, प्रोडक्शन सब्सिडी। माफ़ कीजिएगा ये प्रोडक्शन है, ये क्या है, ये आपका प्रोडक्शन है, ठीक, ये आपका प्रोडक्शन है। मार्केट प्राइस क्या होता है, बेसिक प्राइस प्लस प्रोड्यूस प्राइस टैक्स और माइनस होता है प्रोडक्ट आपकी सब्सिडी, जो भी आपको उस पर सब्सिडी मिली हो। अब देखते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इंडेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं, जिसमें मतलब जिसमें शामिल करते हैं हम प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोड्यूस टैक्स और माइनस करते हैं हम प्रोडक्शन सब्सिडी और साथ में प्रोडक्ट सब्सिडी। जनवरी 2015 में CSO द्वारा राष्ट्रीय आय के लिए 2011-12 इसका जो है बेस ईयर, जो आपका है बेस ईयर के रूप में स्वीकार किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना
कारक लागत के बजाय किस पे होती है, मार्केट प्राइस पे होती है। किस पे होती है, मार्केट प्राइस पर होती है। 7.3 इसे GVA के आधार पर निकाला जाता है। किसके आधार पर निकाला जाता है, GVA। अब दोस्तों देखते हैं GVA क्या होता है। इसको कहते हैं ग्रोस वैल्यू एडिट, सकल मूल्य वर्धन। वित्तीय वर्ष 2015 से 16 से शुरू किया गया था। GVA किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। GVA बताता है कि एक तय अवधि में इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। GVA से यह पता चलता है कि किस क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है। दोस्तों देखते हैं अर्थव्यवस्था में दुनिया के टॉप देश GDP के अनुसार 2019 के अनुसार। तो दोस्तों अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और भारत। दोस्तों वर्तमान में भारत 4 नंबर पर आ चुका है, जर्मनी को पीछे छोड़ के। अब देखते हैं गरीबी। क्या देखते हैं, गरीबी देखते हैं। क्या होती है गरीबी, सबसे पहले समझते हैं। गरीबी क्या है, एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। दोस्तों आर्थिक इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, सामाजिक इसलिए क्योंकि समाज गरीब इंसान को बड़ी दीन दृष्टि से देखता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता। इन मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ वर्तमान में आपको एजुकेशन, हेल्थ, ठीक, और सही मायने में बोला जाए तो आपको क्लीन वाटर, आपको क्या, क्लीन वाटर, ये भी चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किंतु यह गरीबी की एक माफ़ कीजिएगा, किंतु यह गरीबी की एक परंपरागत अवधारणा चलती आ रही है। 21वीं सदी के अंतर्गत बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, अवसर, गरिमापूर्ण जीवन यापन इत्यादि का अभाव गरीबी के अंतर्गत को जोड़ा जाता है। विश्व बैंक क्या कहता है ये भी देखते हैं। वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन की आय मात्र कितनी, $1.9, ठीक, लगभग 170 रुपये नहीं है तो वो गरीब है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में कहा गया गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है। अगर आप अपना निम्नतम जीवन भी नहीं जी पा रहे तो आप समझो गरीब हो। भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास क्या रहा है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। भारतीय संदर्भ में साल 1878 में दादा भाई नेहरू ने अपने सबसे पहले गरीबी का पैमाना तैयार किया था। तो इन्होंने कहा 16 से 35 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। यानी ये कह रहा अगर जिस व्यक्ति के पास 16 से लेकर 35 रुपये नहीं है प्रति वर्ष तो वो इंसान गरीब है। अच्छा जी, चलिए इनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिस्ट रूल इन इंडिया, उसमें इस बात का इन्होंने जिक्र करा था। योजना आयोग विशेष समूह 1962 में इन्होंने क्या कहा, स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग ने 1962 में एक विशेष समूह का गठन किया था। इसमें कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो नहीं कमा पा रहा है वो गरीब है। ठीक, फिर एक समिति बनी जिसका नाम था BM और N रथ फॉर्मूला 1971 में। इसने बोला कि भैया गरीबी रेखा का निर्धारण उतनी धनराशि होनी चाहिए जितनी राशि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में प्रतिदिन 2250 कैलोरियाँ प्राप्त कर ले। फिर इसके बाद आए एक और महाशय जिनका नाम था अलग समिति, यह आई थी 1979 में। पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित खपत व्यय के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी का निर्धारण इन्होंने भी किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया अलग समिति ने कहा गाँव में 49 रुपये और शहरों में 56 रुपये 64 पैसे जो व्यक्ति प्रति मासिक व्यय नहीं कर पा रहा वो बेचारा गरीब है, जो कमा नहीं पा रहा इतना वो गरीब है। फिर आई लकड़ा बाला समिति, यही 1989 में
प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा इसने बनाई। इसने कहा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया। इसने कहा भैया गाँव में 205 रुपये और शहर में 281 रुपये। जो व्यक्ति प्रति खर्च नहीं कर पा रहा वो बेचारा गरीब है। ठीक, फिर आई हमारे तेंदुलकर साहब, सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर समिति, यही 2009 में। इसमें कहा गया कि कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय का आधार बनाया जाए। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये, ठीक, यानी प्रतिदिन आपके 33 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये, यानी प्रतिदिन 27 रुपये नहीं खर्च करवा रहा तो बेचारा वो लोग गरीब है, वे बेचारे गरीब हैं। फिर इनके बाद आए श्री रंगराजन समिति, ये आई थी 2012 में। शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये, जो प्रतिदिन के हिसाब से 47 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये, जो आपके 32 रुपये प्रतिदिन बनेंगे। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो भैया आप गरीब हो। ठीक, अब देखते हैं इंडियाज पॉवर्टी एनालाइज, जो हमने किया उसके आधार पर किया है। ये 2011-12 के अनुसार है। ठीक, रंगराजन ने बताया था कि भैया भारत में जो लगभग 29.5% गरीब है, और सुरेश तेंदुलकर ने कहा था भारत में 22% लोग गरीब हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा था 21.2% लोग गरीब हैं, और वर्ल्ड बैंक बी, इसकी 2 रिपोर्ट थी, ए और बी, इसने कहा था 12.4% ही लोग भारत में गरीब हैं। भारत में गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसको कहते हैं NSSO, द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों वर्तमान में इसको ख़त्म कर दिया गया है, अब इसको CSO में मिला। क्या है NSSO? स्थापना 1950 में हुई थी। भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन था। सरकार ने 2019 में NSSO को CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको कहा गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, के गठन को मंजूरी दे दी। माफ़ कीजिएगा, मैंने जो आपको CSO बताया था, CSO नहीं, NSO है, नेशनल है वो। ठीक, CSO है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। डाटा कलेक्शन जो मेथड होता है गरीबी का, वो कैसे किया जाता है? तो वो 2 आधार पर किया जाता है। एक किया जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, जिसको कहते हैं URP। दूसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, जिसको कहते हैं MRP। चलिए देखते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड 1993-94 तक गरीबी रेखा का निर्धारण यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड के आधार पर किया जाता था। इसके अंतर्गत लोगों से उनके 30 दिनों के उपभोग व्यय के बारे में पूछा जाता था। अब देखते हैं MRP, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। 1999 से 2000 से NSSO ने मिश्रित संदर्भ अवधि MRP मेथड को अपनाया। इसके अंतर्गत 5 कम आवर्ती वाली वस्तुओं के संबंध में पिछले 1 साल में लोगों द्वारा किए गए व्यय के बारे में पूछा जाता था, जबकि शेष वस्तुओं के संबंध में 30 दिनों के उपयोग व्यय की शामिल किया जाता था। अब देखते हैं गरीबी के प्रकार। भारत में 2 प्रकार की गरीबी, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसको कहते हैं निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष, जिसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। सबसे पहले देखते हैं निरपेक्ष गरीबी से तात्पर्य उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक होती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ है। सापेक्ष गरीबी आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित की जाती है। इस संबंध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्भर स्तर पर या प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके गरीबी का पता लगाया जाता है। मानवीय गरीबी, इन दोनों प्रकारों के अलावा गरीबी का एक अन्य प्रकार भी है जिसको मानवीय गरीबी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आवश्यकताओं के परिमाप को विस्तृत कर दिया जाता है और एक बेहतर मानकीय जीवन को संदर्भ बिंदु के रूप में देखा जाता है। इसके अंतर्गत ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। सापेक्ष गरीबी मापन की विधियाँ, सबसे पहले आता है लोरेंज कर्व और दूसरा है गिनी गुणांक। सबसे पहले देखते हैं लोरेंज वक्र। 1905 में मैक्स और लोरेंज ने विकसित किया था। माफ कीजिएगा, लोरेंज वक्र
द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात किया जाता है। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के स्तर के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखते हैं गिनी गुणांक। 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने इसे विकसित किया था। इसके अंतर्गत आय में वितरण की विषमता को मापने की सबसे प्रचलित विधि है जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है। अब देखते हैं दोस्तों बेरोजगारी। ठीक, लुकिंग फॉर ए जॉब, जो हम सभी ज़्यादातर बेरोजगारी घूम रहे हैं। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे, प्रकार देखेंगे और वर्तमान में बेरोजगारी की क्या स्थिति है इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो कार्यकारी जनसंख्या जिसको कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, ये इनकी जो एज होती है ये 15 से 64 वर्ष के बीच होती है। ये एक स्वस्थ मनुष्य होता है, हेल्दी बॉडी होती है। कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता दोनों इसके अंदर होती है। अब देखते हैं श्रम बल जिसको कहते हैं लेबर फोर्स, 15 से 64 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति। ठीक, ओके। इसमें क्या है, इसमें जो कार्य करने की इच्छा और योग्यता है, उसमें क्षमता थी, इसमें इच्छा है, ये करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा, वो चीज़ अलग बात है। शैक्षिक बेरोजगारी जो होती है ये होती है आपकी WP-LF वर्क पॉपुलेशन माइनस लेबर फोर्स। चलिए आगे देखते हैं। कार्यबल यानी वर्क फोर्स, श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका है। ठीक, जिसे रोजगार प्राप्त हो चुके हैं। बेरोजगारी क्या होती है, श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी कार्य प्राप्त नहीं हुआ हो उसको हम बेरोजगार कहते हैं। जब किसी देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है और काम करने के लिए राजी होते हुए भी लोगों को प्रचित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। बेरोजगारी का होना या ना होना श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। खुली बेरोजगारी या प्रत्यक्ष बेरोजगारी, श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी कार्य नहीं मिल रहा हो। अल्प बेरोजगारी, श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जिसे योग्यता या क्षमता अनुसार कार्य प्राप्त ना हो रहा हो। घर्षण जनित बेरोजगारी, किसी कर्मचारी द्वारा एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार प्राप्त करने के बीच का जो अंतराल होता है, जो समय होता है, उसको हम घर्षण रहित बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तेजी और मंदी के समय होने वाली बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत तकनीकी कुशलता में कमी के कारण आने वाली बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, श्रमिक कार्य में तो रोजगार होता है लेकिन उसकी सामान्य उत्पादकता शून्य होती है। भारत में बेरोजगारी की प्रकृति आपको कैसे देखने को मिलती है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का विस्तार अधिक आपको देखने को मिलेगा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी दर अधिक पाई जाती है। कुल बेरोजगारी में शैक्षणिक बेरोजगारी का स्तर अधिक आपको देखने को मिलता है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, BOP क्या है, भुगतान संतुलन। भुगतान शेष का अर्थ, भुगतान शेष का अभिप्राय ऐसे सांख्यिकीय वितरण से होता है जो कि एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन देनों के लेखांकन को रिकॉर्ड करता है। जब भुगतान शेष में सभी तत्वों को सही ढंग से समावेशित किया जाता है तो एक आदर्श परिदृश्य में सभी मदों का योग शून्य हो जाता है। इसका अर्थ होता है कि धन का अंतर प्रवाह, इनफ्लोज और बहिर्फ्लो जिसको कहता है आउटफ्लोज एक समान होता है, किंतु वास्तविक और व्यवहारिक परिदृश्य में सदैव ऐसा नहीं देखा जाता। किसी देश का भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट वितरण यह बताता है कि उस देश में शेष विश्व के साथ व्यापार अधिशेष है अथवा घाटे का है। जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है उसको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, ये भी बताता है। भुगतान शेष के मुख्य घटक चालू खाता और कैपिटल खाता।
चालू खाता, इस खाते में कच्चे माल एवं निर्यात वस्तु के संबंध में किए गए सभी भुगतानों एवं प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। चालू खाते के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के लेन देन को शामिल किया जाता है। नंबर 1, वस्तुओं व सेवाओं का आयात निर्यात। नंबर 2, कर्मचारियों व विदेशी निवेश से प्राप्त आय एवं खर्च। नंबर 3, विदेशों से प्राप्त अनुदान राशि, उपहार एवं विदेश में बसे कामगारों द्वारा भेजी गई जाने वाली धनराशियाँ, जिसको कहते हैं रिमिटेंस राशि। फिर देखते हैं कैपिटल अकाउंट। विदेश में स्थित निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से लिया गया किसी भी प्रकार का ऋण। नंबर 2, गैर निवासियों द्वारा कॉरपोरेट शेयरों में किए गए निवेश की राशि। नंबर 3, विनिमय दर के नियंत्रण हेतु देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार। अब देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले करंट अकाउंट को देखते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 टाइप की होता है, एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले विजिबल अकाउंट में। इसमें क्या है, क्रूड ऑयल वो आपको दिखता है, कार्स वो भी आपको दिखती है, मोबाइल ये भी दिखता है, कंप्यूटर्स दिखते हैं, गोल्ड ये भी दिखता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, इसमें नेट डिफरेंस होता है, ठीक है। नेट डिफरेंस किसके बीच होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पास। किसके, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा इनविजिबल अकाउंट। ये क्या होता है, इसमें सर्विस होती है, ठीक, इसमें इनकम्स होती है और ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक। जो हमारी सर्विस है ये तो हमेशा जुड़ती है, ये तो हमेशा प्लस होती है, ये तो इसमें अभी से जुड़ेगी क्योंकि हम किसी को सर्विस देते हैं। इनकम में क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका, इंटरेस्ट होता है और डिविडेंड जिसको लाभांश कहते हैं वो होता है। ट्रांसफर में क्या होता है आपका, रेमिटेंस होता है, रेमिटेंस होता है, दूसरा आपका डोनेशन होता है, तीसरा आपका गिफ्ट होता है। तो ये सब जो जुड़ती है और ये माइनस हो जाती है। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आता है, फिर लोन, फिर बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके हो सकते हैं, FDI से और FII से। और जो लोन है आपको गवर्नमेंट द्वारा हो सकता है, और जो बैंक है ये NRI के होते हैं, किसके, NRI के होते हैं, ठीक। करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा करंट अकाउंट है ये डेफिसिट होता है, और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है ये हमेशा सरप्लस में होता है, ये आपका सरप्लस में होता है, ये हमेशा आपका फ़ायदे में होता है। औद्योगिक नीति। अब देखते हैं दोस्तों औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति 1948 औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका पर बल दिया जाता है। औद्योगिक नीति 1956, इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया समाजवाद पर बल दो, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दो, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को भी बढ़ाओ। औद्योगिक नीति 1977 उद्यमी को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र की स्थापना पर बल दिया जाता है। औद्योगिक नीति 1980 तकनीक हस्तांतरण के मार्ग द्वारा विदेशी निवेश को अनुमति देनी चाहिए, साथ में पिछड़े जिलों में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए। औद्योगिक नीति 1991 की आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाना, नंबर 2 मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना, साथ में भुगतान असंतुलन को दूर करना, नंबर 3 आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, नंबर 4 पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना। इसकी विशेषता क्या थी, औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण को लचीला बनाना, साथ में निजीकरण को बढ़ाना, उसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र का न्यूनीकरण और आयात दरों में कटौती लाना। 1991 में LPG उदारीकरण, उद्योगों और व्यापार के लिए लाइसेंस के स्थान पर उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। निजीकरण, औद्योगिक गतिविधियों के लिए कोटा प्रणाली के स्थान पर निजीकरण की नीति लाई गई। वैश्वीकरण, आयात एवं निर्यात के लिए परमिट के लिए वैश्वीकरण की नीति। वर्तमान में 5 ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नंबर 1 परिवहन और रेलवे, दूसरा परमाणु खनिजों का खनन, तीसरा परमाणु ऊर्जा। और ठीक, अब देखते हैं FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अकाउंट एक्ट, माफ कीजिएगा एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, ये लागू होता 2000 से। विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना तथा विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी भुगतान को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाना।
फीमा के तहत अपराध राशि का अधिकतम 3 गुना जुर्माना लिया जाएगा। जेल की सजा का प्रावधान भी हो सकता था पहले, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। आर्थिक नियोजन, अब देखते हैं दोस्तों आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन जो होता है इसमें क्या है, हमारी पंचवर्षीय योजना आती है। क्या आती है? पंचवर्षीय योजना आती है, जो योजना आयोग के तहत होती थी। तो सबसे पहले देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना जो चली थी 51 से 56 तक। इसका जो लक्ष्य था ये था 2.1 और प्राप्त हुआ था 3.6। ये जो मॉडल था ये था ओराड डोमर पे। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु था, इसका जो उद्देश्य था ये था कृषि विकास को प्राथमिकता देना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से 1961 तक चली थी। इसका जो लक्ष्य था ये था 4.5% लाना, और जो हमें प्राप्त हुई थी ये प्राप्त हुई थी हमें 4.3। इसका जो मॉडल था ये था महालनोबिस। इसका महत्वपूर्ण बिंदु था आधारभूत एवं बाहरी उद्योगों का विकास करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 62 तक चली थी। इसका जो लक्ष्य था ये 5.6 था और प्राप्त हुआ 2.8, क्योंकि इस समय हमारा चाइना के साथ वॉर हो गया था 1962 में। ये मॉडल जो था जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती की अवधारणा पर आधारित था। इसका जो उद्देश्य था आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था बनाना। चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 1974 तक चली थी। इसका जो लक्ष्य था 5.3 था और जो प्राप्त हुआ 3.3 हुआ। ये जो मॉडल था ये था ओपन कंसिस्टेंसी पर आधारित था। इसका जो लक्ष्य था ये था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता लाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये चली थी आपकी, माफ़ कीजिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना ये हमने देख ली। अब देखते हैं, माफ़ कीजिएगा वो प्रिंट में थोड़ा दिक्कत है। चलिए देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसकी जो अवधि थी 1974 से 1969 तक थी। इसका जो लक्ष्य था 4.4 था और जो हमें प्राप्त हुआ था 4.8 हुआ था। इसका जो मॉडल था ये था डीपी धर और इसका महत्वपूर्ण बिंदु था निर्धनता उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता बनाना। जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही ख़त्म कर दिया था। इसके स्थान पर वार्षिक प्लान बनाया दिया था, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना ये 1980 से 85 तक चली। इसका जो लक्ष्य था ये था 5.2 और जो में प्राप्त हुआ 5.7 हुआ था। ये जो मॉडल था ये था आगत निर्गत मॉडल है। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु थे गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना ये चली थी 85 से 90 तक। इसका जो लक्ष्य था 5% था और हमें प्राप्त होता 6%। इसका जो लक्ष्य था ये माफ़ कीजिएगा, इसका जो मॉडल था ये था आगत निर्गत का विस्तार और जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु था ये था कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति। नोट, राजनीतिक अस्थिरता के कारण वर्ष 1990 से 92 में 2 वार्षिक योजना चलाई गई। इसी दौरान 1991 में नई आर्थिक सुधार की नीति को लाया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना ये 1992 से लेकर 1997 तक चली थी। इसका लक्ष्य था 5.6% प्राप्त करना, लेकिन हमें प्राप्त हुआ था 6.8%। ये जो मॉडल था ये था जॉन डब्ल्यू मूलर। इसका जो उद्देश्य था मानव संसाधन पर बल देना। नौवीं पंचवर्षीय योजना ये 1997 से 2002 तक चली थी। इसका लक्ष्य था 6.5% प्राप्त करना, परंतु हमें जो प्राप्त हुआ था ये हुआ था 5.4। ये जो मॉडल था ये था आगत निर्गत मॉडल। इसका जो उद्देश्य था सामाजिक न्याय और असमानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये 2002 से 2007 तक चली थी। इसका लक्ष्य था 8% और हमें प्राप्त हुआ था 7.6%। इसका जो मॉडल था व्यापक आगत निर्गत करना और जो उद्देश्य था सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 से 2012 तक चली थी। इसका लक्ष्य था 8% और जो प्राप्त हुआ था ये माफ़ कीजिएगा, इसका जो लक्ष्य था ये था 9% और हमें प्राप्त हुआ था 8%। इसका जो मॉडल था ये था योजना आयोग का पत्र। उद्देश्य था तीव्रता और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 से 2017 तक के लिए थी। इसका जो लक्ष्य था ये 8% था, किंतु इसमें हम प्राप्ति नहीं बता सकते क्योंकि बीच में योजना आयोग को समाप्त करके
नीति आयोग को बना दिया गया था। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु था ये था त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास करना। चलिए दोस्तों, अब देखने की कोशिश करते हैं जो आधारित संरचना के आधार पर जो अनिवार्य आवश्यकता क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत, फिर होता है परिवहन, फिर होता है दूरसंचार और उसके बाद होता है शहरी विकास और सबसे एंड में आता है ग्रामीण विकास। सबसे पहले विद्युत के लिए देखते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चलाई थी गाँव में बिजली के लिए। किसने? मोदी सरकार ने। सौभाग्य योजना, घरों में बिजली के लिए इसको भी लाया गया था। उजाला योजना, LED बल्ब फ्री में दिए गए थे इसके तहत। उज्ज्वला योजना चलाई गई थी और उदय योजना जिसमें विद्युत संबंधी थी। परिवहन जो है सड़क विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई गई थी जिसमें स्कूल, ग्राम, अस्पतालों को जोड़ना था और ये जो था 22,000 हाट के लिए था। भारतमाला योजना चलाई गई थी जिसमें 540 जिलों को नेशनल हाईवे से जोड़ना था। दूरसंचार में क्या डिजिटल इंडिया के तहत जो डिजिटल इंडिया लाया गया था 2015 जुलाई में। दूरसंचार का घनत्व को बढ़ाया गया था। ठीक, HSDN को बढ़ाया गया, हाई स्पीड डाटा नेटवर्क को। शहरी विकास किया गया, ग्रामीण विकास किया गया। ग्रामीण विकास में क्या स्मार्ट विलेज की योजना चली गई। ठीक है, और साथ में ग्रामीण विशेषताओं को बनाए रखने के लिए विकास किया गया। फ्लैगशिप योजनाओं को ग्रामीण समस्याओं के लिए भी चलाया गया था, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना, PM ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन आदि सब चीज़ें चलाई गई थी। चलिए दोस्तों, एक टर्मिनोलॉजी जानते हैं जिसको कहते हैं सब्सिडी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी सब्सिडी दी जाती है, जिसमें पहले होती है ग्रीन बॉक्स, ये खेती से पहले दी जाती है। सोइल हेल्थ कार्ड के तहत जो दी जाती थी। फिर दी जाती है आपको ब्लू बॉक्स, ये खेती के साथ दी जाती है जिसमें फर्टिलाइजर होते हैं, खाद आदि चीज़ें होती है, बीज होते हैं। एक होती है आपकी अंबर बॉक्स, इसमें जो खेती के बाद दी जाती है बेचने में। इसमें 10% से अधिक नहीं हो सकते बट भारत सरकार ने 10% से अधिक कर रखा है। एक चलाया गया था ऑपरेशन ग्रीन, इसमें क्या है आलू, प्याज व टमाटर के उत्पादों को बढ़ाना, साथ में बिक्री सुविधा के लिए भी इसको चलाया गया था। इसके साथ दोस्तों इकोनॉमी से हमने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है या आने की संभावना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।